ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें सेल थियरी। कर चुके हैं। सेल थियरी कर लिया। Yes, चलो sir. फटाफट एक बार इसको रिकैप करें। सेल थियरी क्या है? सेल थियरी में किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान। स्लाइडन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था सेल थियरी। और इसमें ये थियरी दी कब गई थी? 1839 में। इन्होंने इसमें जो सबसे पहली थियरी थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। ये इसकी पहली थियरी है। सेकंड थियरी में बोला गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ये सेकंड पॉइंट में बोला गया। थर्ड पॉइंट वो मॉडर्न सेल थ्योरी था, इसमें नहीं था, जो बाद में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ, उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। और उन्होंने क्या बताया? इन्होंने 1855 हाँ 1855 में उन्होंने एक नया पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस किया कि एवरी सेल अराइव्ड फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग। ये नया पॉइंट इसमें इंक्लूड किया। तो ये तीनों मिला करके बनता है सेल थियरी। अब जब हम मॉडर्न सेल थियरी की बात करेंगे तो उसमें रुडोल्फ विर्चॉफ के ये पॉइंट ऐड कर, ठीक है। तो अब हम लोग समझे कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं उसके शेप, साइज और नंबर अलग अलग क्यों हो। जो अलग अलग सेल्स होते हैं उसके डिफरेंट शेप, साइज और नंबर इसलिए अलग अलग होते हैं बच्चों, क्योंकि उसके फंक्शन अलग है। और उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके सब कुछ अलग अलग होंगे, शेप, साइज। जैसे अगर हम बात करें आरबीसी, तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। और ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता क्यों है? टू कैरी ऑक्सीजन। इसके पीछे रीजन है, दिस इज टू कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कैरिंग करेगा ये वन पार्ट ऑफ द बॉडी अनदर पार्ट। इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ये पार्ट इस तरह से, उसमें न्यूक्लियस वहां पे से हट जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। न्यूक्लियस डिजेनरेट होने के कारण ये नॉन न्यूक्लिएट बन गया। और नॉन न्यूक्लिएट बन गया तो उसका बीच वाला जगह जो है वो खाली है, जहाँ पे कि वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन कैरी होगा। It carries nutrients also, right? क्या बोल रहे हो? It carries nutrients also, right? इट कैरीज Nutrients. हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो है ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर में, दैट इज हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन जो है दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू, मतलब स्पेशली फ्रॉम लंग्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इट विल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द, every single part of a single cell, you can say every single cell of the WBC. It will not have any shape, Good. it will not have any fixed shape. इसका इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पैकेजन अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको इसको fill हम करने लोग बोलते हैं एमीबॉइड। एमीबॉइड क्यों बोलते हैं? Why is this called एमीबॉइड? अमीबा जो है that will not have any fixed shape, इसलिए उसी के शेप के बेस पे we call it amoeboids. इसके पीछे रीजन है कि WBC का काम क्या है? It will have to kill any of the pathogen that enters in the our body. Suppose there is a virus, it will have a different shape. Yes. Bacteria will have different shape, protozoa will have different shape. Any type of the pathogen that is entering into the body, that will have different shape. And this WBC will not have any fixed shape, so that it will be able to kill all the pathogens that enters in our body. समझ में आया? अब अगर हम इसके नंबर की बात करें तो आरबीसी के नंबर जो होंगे दैट विल बी वेरी हाई। क्यों नंबर वेरी हाई होंगे? बिकॉज इट हैज टू कैरी ऑक्सीजन इन ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इट हैज टू कैरी ऑक्सीजन मींस वी आर हैविंग ट्रिलियंस ऑफ सेल एंड एवरी सिंगल सेल नीड ऑक्सीजन। RBC will have to provide oxygen to every part, every single part. So the number of RBC will be very high. WBC, this kills pathogen. Similarly, अगर हम एडिपोज सेल की बात करें, एडिपोज सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंड इसको हम लोग स्फेरिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस बीच में यहाँ पे जो है स्टोरेज, this is to store fat. Next, neuron cell या nerve cell. Nerve cell जो है that is long and branched structure. तो ये जो long and branched structure है क्यों है? That is to conduct message from one part of the body. That is to conduct message from one body part to another body.
it will receive message from this dendrite. This dendrite, it will receive message from this dendrite, and that message which is received from this dendrite will be converted in the form of electric signal first. The message that is received from this dendrite will be converted in the form of electric signal, and in the form of electric signal that message will be carried to the nerve ending. Now from this nerve ending another dendrites are attached. From here the message which was received from this dendrite that will be carried to the another. ठीक है. अब कभी कभी ऐसा हो सकता है it may get attached to the body muscles. The message will be conducted to the body muscle. Either it may carry message from one part to another neuron, or it may carry message from one neuron to muscles. ऐसा भी हो सकता है. दोनों ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल. एक और एग्जांपल हमने दिया था बोन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड स्टीलेट स्ट्रक्चर. स्टीलेट स्ट्रक्चर होता है. ये जो स्टीलेट स्ट्रक्चर होता है वो इसलिए होता है सो दैट इट विल गेट अटैच्ड टू द नियर बाय सेल. इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टीलेट, एंड this structure is to provide a fixed shape. ठीक है. तो ये जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके पीछे, इस स्ट्रक्चर के पीछे का स्पेसिफिक रीजन क्या है? दैट बिकॉज एवरी सेल हैज टू परफॉर्म डिफरेंट. तो इसलिए उसके सेल्स के नंबर भी अलग अलग होंगे, सेल्स के शेप भी अलग. ओके. अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. अगर हम एक सेल को देखें तो एक सेल को बेसिकली हम तीन पार्ट में, इसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलो ओके. सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है सेल की दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन. एंड यहाँ पे जो कंटेंट है दैट कंटेंट इज एंड साइटोप्लाज्म के साथ इसके ऑर्गेनल. This is nuclear. So basically we divide a cell in three parts. One part will be plasma membrane or cell membrane. Second part will be cytoplasm and its content. Third part will be nucleus. Okay, these three parts. So सबसे पहले we are going to start it from plasma. Plasma membrane या cell membrane. इसके बारे में एक बहुत बड़ा confusion क्या होता है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि cell membrane जो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन को ही हम बोलते हैं ना. कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल के बाहर वाले मेम्ब्रेन ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. ये सेल की बाहर की मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन इसके अलावा सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल हैं हर एक ऑर्गेनल की कवरिंग को भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं. ठीक है. कोई भी कवरिंग, चाहे न्यूक्लियस की कवरिंग हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, कहीं पे भी कवरिंग है तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने दिया था. उस साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोल्स इन द ईयर 1972. इन्होंने एक मॉडल दिया जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. और ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसमें था क्या? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में जैसे एक सेल है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी है. दैट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. सेल की मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन की बाई लेयर. ठीक है. दिस इज लिपोप्रोटीन बाई. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिपिड की दो लेयर होगी इस तरह, जैसे ये लिपिड की एक लेयर हो गई, और बिल्कुल इसी तरह से लिपिड की एक और लेयर वहां पे होगी. देखो ये लिपिड की बाय लेयर हो गई, दो लेयर. उसके बीच में वहां पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे जो ऐसा हो सकता है कि दोनों लेयर को, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को टच कर रहा हो. और ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि वो सिर्फ नीचे वाली लेयर को भी टच कर रहा हो या सिर्फ ऊपर वाली लेयर को भी टच कर रहा हो. इस तरह से भी हो सकते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही प्रोटीन होगा जो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को टच कर रहा हो. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर में हो या सिर्फ नीचे वाली लेयर में हो. ये बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल. इस तरह से अगर मान लो कि हम ये मान लें दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ सेल ऑफ मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर. ठीक है. ये आउटर पार्ट मान लिया और ये इनर पार्ट. अब सेल के अंदर जो भी चीजें, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये दोनों क्या है?
ये दोनों है लिपिड। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये और ये सब क्या है, प्रोटीन। अब सेल के अंदर जो भी चीजें जानी है, जैसे ऑक्सीजन जाना है मान लीजिए, या फूड जाना है, या फिर वाटर जाना है, सिर्फ उसी चीज को जाने देगा which are essentially required by us। ऐसा नहीं होगा कि everything will pass through that protein, ऐसा नहीं होगा। only that thing will pass through protein which is essentially required। सेल के अंदर जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव टू कम आउट ऑफ द सेल, है ना, सेल के बाहर आना होगा। फूड है तो दैट विल हैव टू मूव एंटर इनटू द सेल। अगर फूड पहले से ज्यादा है देन इट विल नॉट एंटर। अगर फूड की रिक्वायरमेंट है सेल को, देन ओनली इट विल एंटर। तो दैट थिंग व्हिच आर essentially required by the cell will pass through the membrane, and all these things are controlled by the nucleus। Okay, because nucleus is the mastermind of the cell, the nucleus is controlling cell membrane कि वहां से what thing that has to pass। and cell membrane is called as semi permeable membrane or selectively permeable। okay, so why is a cell membrane called as semi permeable or selectively permeable membrane? बनी बताओगे आप? ये सब कुछ ये जो सेल को रिक्वायर्ड क्या लिया जाने को है। It allows only the movement of those substances which are essentially required। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल। तो कोई भी चीज व्हेन इट मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट मूवमेंट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, है ना। एनी ऑफ द सब्स व्हेन इट विल मूव फ्रॉम its higher to lower concentration by its own, that is called as diffusion। when water passes through the semi permeable membrane from its higher to lower concentration, that diffusion is called as osmosis। not every diffusion will be osmosis, only the diffusion of water from higher to lower concentration through a semi permeable membrane, that diffusion of water is called as what? Osmosis। So how is osmosis different from diffusion? Osmosis is तुम बताओ। Osmosis is a type of diffusion in which only water, the liquid passes through any semi-permeable surface from its higher concentration to lower concentration by itself। By water will move inside the cell. Water will move inside the cell. That type of osmosis is called as endoosmosis। And water will move out of the cell. exosmosis। Exosmosis। ठीक है। Endoosmosis means what? तुम बताओ। Endosmosis means the movement of water inside the cell। Water is moving inside the cell। And exosmosis is what? Water is moving outside out of the cell। You are putting a resin, okay, किशमिश जो होता है ना, वो डाल दिया आपने पानी, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे दिस विल स्वेल अप, है ना। endosmosis। यहाँ पे क्यों होगा? दैट इज ड्यू टू द एंडो। तो यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट हो रही है इनसाइड द सेल, उसके कारण क्या हो रहा है? इट इज स्वेलिंग अप, एंड स्वेलिंग अप होने के कारण इट विल वहां पे जो है इट विल रीगेन द साइज। लेकिन अगर आप इसी का उल्टा कर दो, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे आपने ले लिया एक ग्रेप लेकर के और आपने उसको डाल दिया कॉन्संट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ग्रेप श्रिंक कर जाएगा। तो अब क्या होगा? वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट, है ना, वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट, और उसके कारण जो ये ग्रेप था वो कैसा हो जाएगा? अब ये श्रिंक हो जाएगा, और अब ये बना लिया रेजिन। इस तरह से हम रेजिन का फैक्ट्री लगा सकते हैं, लगा देते हैं। ठीक है। मार्केट से ग्रेप लेके आएंगे और उसको कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, बन गया क्या? रेजिन। देखो, अगर हम एक डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन में डाल, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, वहां पे क्या क्या चीजें चेंज आएगी, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, किसी भी सॉल्यूशन तो की, सॉल्यूट और तो सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीजों का बना होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बना होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट जो कि हायर क्वांटिटी में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें कि सॉल्यूट का अमाउंट लेस होगा और जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाएगा बच्चों जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, ठीक है, और सॉल्वेंट का अमाउंट हाई। लेकिन जब हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं, तो उसका हाइपरटोनिक का सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, सॉल्यूट का अमाउंट हाई हो जाता है एंड सॉल्वेंट का अमाउंट लो लेस हो जाता है। जब हम आइसोटोनिक की बात करते हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब जब हम इसको एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, ये हमेशा कंपैरिजन में यूज किया जाता है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक हमेशा कंपैरिजन में, जैसे दो सॉल्यूशन लिया, दो कंसंट्रेशन लिया और उसमें किसमें जिसमें सॉल्यूट कम होगा और किसी एक में ज्यादा होगा, तो जिसमें कम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, जिसमें ज्यादा होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक, और जिसमें बराबर हो वो आइसोटोनिक। हमेशा याद रखिए दो में कंपैरिजन किया जाए, हाइपोटोनिक हाइपर, दो सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन, एक सिंगल में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जब भी कंपैरिजन करना पड़ेगा दो के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे अगर ये सिंगल बच्चा, सिंगल स्टूडेंट टेस्ट दे तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर दो बच्चे कम से कम होंगे तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, 2 4 10 जहां पे होंगे तो हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब भी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक की बात करेंगे तो वहां पे दो डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जिसमें सॉल्यूट कम होगा दैट विल बी हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा हाइपरटोनिक, और जिसमें दोनों में सेम होगा देन इट विल बी आइसोटोनिक। अब अगर मान लीजिए कि एक हमने ले लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने ले लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक सिंगल सेल लिया और एक ले लिया प्लांट्स, एक एनिमल सेल और एक प्लांट। सॉल्यूशन कौन सा था? सॉल्यूशन ले लिया हमने हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक लिया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है कम है। और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, यस। और इसमें वाटर क्या होगा, हाइपोटोनिक में वाटर, और इसके अंदर वाटर कम होगा। तो अब पानी हमेशा अपने हायर से लोअर की ओर जाएगा, तो पानी ज्यादा कहाँ पे है, बाहर में, तो वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल। दोनों जगह पे क्या होगा, इस जगह पे एनिमल सेल की बात करें या प्लांट सेल की बात करें, दोनों जगह पे क्या होने वाला है, एंडोऑस्मोसिस, दोनों जगहों पे एंडोऑस्मोसिस होने वाला है, दोनों जगह पे स्वेलिंग होगा। लेकिन यहाँ पे सेल है दैट विल बर्स्ट, यहाँ पे सेल विल नॉट ड्यू टू सेल। अब नॉट बर्स्ट क्यों, रीजन क्या है, प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल जो है उसको बर्स्टिंग होने से बचा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वर्णित समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया। एंड कौन सी कंडीशन में, हाइपोटोनिक। अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये हो गया एनिमल प्लांट सेल, और इससे पहले हमने लिया था एनिमल। पानी कहाँ पे जाता है बताओ, सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के अंदर, तो वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट, वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट, दोनों जगह पे पानी बाहर आने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकिंग, यहाँ पे भी क्या होगा, श्रिंकिंग, और श्रिंकिंग के पीछे रीजन क्या है, एक्सोऑस्मोसिस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्सोऑस्मोसिस, दोनों जगह पे एक्सोऑस्मोसिस। हाँ, बट यहाँ पे जो सेल है वो श्रिंक करेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक फेनोमेनन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब इस प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर की जो कंटेंट है वो तो श्रिंक कर जाएगा, बट बाहर से इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके बाहर में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जिस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इनर कंटेंट विल श्रिंक, बट बाहर से देखने पे ये सेम है, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर हुआ, एनिमल सेल तो श्रिंक कर जाएगा। इसी जगह पे अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन डालें तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो आइसोटोनिक में क्या होगा, जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर भी आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे दो एरो अंदर की तरफ बना रहे हैं तो दो एरो बाहर की तरफ, यहाँ पे क्या होगा, दोनों नेट मूवमेंट अगर देखोगे तो जीरो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज जीरो, तो नो चेंज इन द शेप, नो चेंज इन शेप ऑफ,
क्योंकि आइसोटोनिक, आइसो मतलब ही वर्ड जो है ना, आइसो वर्ड का मतलब ये होता है सेम। तो जितना पानी सेल के अंदर मूव करेगा उतना पानी सेल के बाहर मूव करेगा, तो नेट मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये सब हो गया सेल के बारे में। अगर हमने उसको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में रखा है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक एक फंक्शन तुम लोग बताओ, ठीक है। चलो बनी, सबसे पहले आप बताओ सबसे। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटर पार्ट, मतलब आउटर स्पेस से इसको बचाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, तुम बताओ दिन नेक्स्ट पॉइंट। Controls what substance enters the cell and exits the cell. हाँ, it will control what the substance that will enter into the cell or that will come out of the cell. Next point तुम बताओ आदित्य। Provide locomotion. It provide locomotion। अब लोकोमोशन की बात करते हैं तो जैसे हर सेल में ऐसा नहीं होता सेल लोकोमोशन, ये खासकर अमीबा के केस, अमीबा के केस में, या फिर जो है जैसे पैरामीशियम वगैरह है तो उसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिल, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होता है तो उसकी हेल्प से वो मूव करता है, तो लोकोमोशन करेगा, बट हर केस में नहीं, कुछ केसेस में। तुम बताओ नेक्स्ट, तुम बताओ श्रेया। मैसेज कंडक्ट करता है इन द केस ऑफ नर्व सेल, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ये कंडक्ट करेगा मैसेज। नेक्स्ट तुम बताओ। प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, बिल्कुल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और कोई पॉइंट। इट प्रोवाइड्स फ्रॉम बर्स्टिंग द सेल, लेकिन बर्स्टिंग द सेल ये नहीं बचाता है, ये करता है सेल वॉल। हाँ तुम बताओ। absorption of mineral and water. एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, वाटर, फूड, इस सब में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूड पहुंचा, मान लीजिए सब कुछ करो ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, अपनी जो Finger like projection. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके अंदर ये इस फूड को एंटर कर लेता है। ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ अमीबा में होता है, हमारे सेल में भी, ठीक है, हमारे सेल में भी होता है एंडोसाइटोसिस, हमारे सेल में भी होता है। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उस सेल के बाहर भी तो फूड है, जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फूड है, तो ये कैसे एंटर करेगा, इसी तरह से तो बन करके ये फूड इसके अंदर एंटर कर जाएगा, इसको एंडोसाइटोसिस। और जब वाटर एंटर करता है इधर से पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। जब फूड एंटर करेगा एंडोसाइटोसिस, जब वाटर एंटर करेगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे फूड की जो एंट्री हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अगर यही चीज आप प्लांट सेल की बात करो तो वहां पे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ठीक सेल है। वॉल प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जल्दी आप राजा। सुनो, सेल वॉल जो है ये एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, हर जगह नहीं होती, 3 जगहों पे। कौन सी 3 जगहों पे, प्लांट, एनिमल, प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया। तो ये एक एडिशनल कवरिंग है, एंड एडिशनल कवरिंग ओवर सेल मेम्ब्रेन, ओवर प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। प्लांट के केस में ये बना होता है सेल, फंगस के केस में इट इज मेड ऑफ काइटिन, एंड बैक्टीरिया के केस में इट इज पॉलीसैकेराइड। एक एडिशनल हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करेगा। ये जो एडिशनल हार्ड कवरिंग है ना, ये इसको किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में सस्टेन करने के लिए बचाता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये परमेबल होता है, सब्सटेंसेस कैन इजीली पास थ्रू इट, ओके, सब्सटेंसेस कैन इजीली पास थ्रू इट। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये इसको एक एडिशनल हार्ड कवरिंग, ठीक है, समझ में आ गया सेल वॉल। तो ये हो गया इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में और कोई कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। हाँ होता है, तो ये एक एडिशनल हार्ड कवरिंग ही तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट में स्केलेटन तो है नहीं है ना स्केलेटन हमारी बॉडी की तरफ, फिर भी हमारी बॉडी से ज्यादा हार्ड, हमारी बॉडी से ज्यादा हार्ड है। क्यों है ये, इसी के पीछे, इसके पीछे रीजन प्लांट में पड़ा है। अपने अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो उसको मतलब प्रोटेक्ट भी करते हैं, एक्स्ट्रा हार्डनेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द सेल वॉल। और भी चीजें होती है जैसे स्क्लेरेनकाइमा वगैरह हमने पढ़ा है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ये सब चीजें डिपॉजिट होती है जिसमें एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग से बचा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, एंड दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं मास्टर माइंड ऑफ द सेल,
ठीक है, मास्टरमाइंड ऑफ द सेल मतलब क्यों मास्टरमाइंड क्यों बोला Because it जाता है? controls all the activities of the cell. एग्जैक्टली, इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल के अंदर जितनी सारी एक्टिविटीज है, सारी की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करे। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है न्यूक्लियस, यही होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो वहां पे 5 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज ये हो गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो छोटे छोटे गैप हैं, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर कोर। इसमें एक स्ट्रक्चर आपको काफी ज्यादा डेंस दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में आरएनए, प्रोटीन एंड राइबोसोम, ये 3 चीजें वहां पे बहुत ज्यादा होती है। बाकी इसके अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, जब आप एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें ये 5 चीजें जरूर है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हो सकता है मेरे आगे आ जाए। तो ये 5 चीजें आपको ड्रॉ करना। ये जो क्रोमैटिन फाइबर, ये आपको कब दिखता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर जब दिखता है तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, रेस्टिंग सेल की कंडीशन, नॉर्मल सेल अपना डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तब आपको ये दिखे। लेकिन अगर सेल डिवाइड करने वाला होता है, बिल्कुल ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द सेल, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है इट स्टार्ट कंडेंसिंग, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ये कंडेंस होकर के क्रोमैटिन फाइबर जो है ये कंडेंस होना, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेस टू फॉर्म व्हाट, और ये क्रोमोसोम जो है सबसे पहले क्या करता है? अपनी रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसे एक और स्ट्रक्चर वहां पे बना, जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। दिस इज क्रोमैटिड, मतलब क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस होकर के क्या बनाया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपनी करता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब देखो क्या वर्ड आया यहाँ पे, रेप्लिका आया ना, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बना लेना। तो ये वाला पार्ट जो है ना, एग्जैक्ट इसकी कॉपी बने, इसलिए रेप्लिका वर्ड आया यहाँ पे, रेप्लिकेशन हो रहा है। अब जब सेल की डिवीजन होगी तो इतना पार्ट अलग एक सेल में और इतना पार्ट अलग एक सेल, क्योंकि कॉपी है दोनों, एग्जैक्ट 100% आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप इस क्रोमैटिन को आप ध्यान से देखते हो तो क्या दिखता है आपको? दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है बच्चों? डीएनए का बना। और डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग बोलते क्या है? ये किस चीज का, क्रोमैटिन किस चीज का बना हुआ है? दिस इज मेड ऑफ डीएनए। और डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट को हमने क्या बोला? जीन। क्या? जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन, है ना, जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल, किसी भी तरह के फंक्शन के लिए। जैसे मान लो कि मेरा बाल अभी ऐसा है, और अगर हम हेयर कट करवा लें तो नए बाल ऐसे ही आएंगे या कर लिया हो जाएगा? ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही क्यों आए? क्योंकि हम मेरे शरीर में जीन है। यहाँ पे मान लो थोड़ा सा स्किन हट गया, तो अब वहां पे जो नए स्किन आएंगे क्या ऐसा ही होगा कि बिल्कुल गोरा गोरा स्किन? पहले गोरा गोरा ही आता है, बाद में तो ऐसा ही होगा ना, बाद में तो ऐसा ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीन उसमें वैसा, जैसा जीन होगा वैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मेरे बोलने का तरीके में कई सारे कैरेक्टर मेरे पापा जी का मिलता जुलता होगा, कई सारा कैरेक्टर मम्मी जी का मिलता होगा, कुछ कैरेक्टर हो सकता है दादाजी का मिलता है, कुछ कैरेक्टर नाना जी का मिलता हो। तो व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? समझ में आ गया? क्लियर सबको? चलिए, अब न्यूक्लियस से ही हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम बच्चे, बाय। ऐसे होता है,